किस तरह से इम्तियाज जलील के साथ धोखा करने की कोशिश की गई, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। और खुदा न करे अगर हमारे हक में नहीं आता है तो भी हमें बड़ा सब्र के साथ काम करना है और ये समझ के चलना है। देखिए कि जिस ईमान के ऊपर हमें यकीन है, ये समझने का कि अल्लाह ने अगर यहाँ पर हमें कुछ नतीजे नहीं दिए हैं तो हो सकता है इसके पीछे कोई एक अलग मसलहत होगी, ऊपर वाले की अलग चाह होंगी और इससे बेहतर कुछ करना चाहता होगा ऊपर वाला, तो इस वजह से ये हुआ है। तो इस बात का यकीन तो हमें ईमान के ज़रिए मिलता ही है, उसको पुख्ता रखिएगा, उसको ज़िंदा रखिएगा उसमें। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदा न करे अगर ये रिज़ल्ट हमारे हक़ में नहीं आता है, मैं कुछ लोगों का नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मुझे हराने के लिए। आगे वीडियो में इम्तियाज जलील ने कुछ लोगों के नाम लिए और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि उन लोगों ने कड़ी साजिश रची है इम्तियाज जलील को हराने के लिए और बाज़ाब्ता एक न्यूज़पेपर शाये कर दिया। टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 44 साल के बाद 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। उसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूं करके। तो ये ऐसे जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है, जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से पैसा लेकर आए हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, अफसर खान नाम का जैसा एक क्रिमिनल शख्स जिसकी जिंदगी है तो जुआ खेलने में, जुआ खिलाने में, थिएटर के सामने ब्लैक करने में चली गई है, ये अच्छी तरह से जानता है और जिसने उसे टिकट दिया है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी जीतने वाला नहीं है। लेकिन मुझे हराने के लिए इस मैदान में उतारा गया था और ये शख्स ने, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसने भाजपा से भी पैसे उठाया, इसने चंद्रकांत खैरे के पास से भी पैसे उठाया और खुद अपनी पार्टी के पास से भी उसे कितना मिला है नहीं मिला है पता नहीं है। लेकिन इसका मकसद यही था और इसे लाया इसीलिए गया था कि मुझे किस तरीके से हराया जाए। तो सबसे पहला कुर्दुगलू अगर कोई है, सबसे पहला मीर जाफ़र, मीर सादिक का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो वो हमारे अफसर खान, जो बड़ा कौम मिल्लत की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग आज से कई साल पहले टीपू सुल्तान के दौर में भी थे और हमारी क़यादत को ख़त्म करने में ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ दिल्ली गेट के पास रहने वाला इलियास पहलवान हर महीने 2 महीने के अंदर अपने घर में है तो एक मौलाना को बुलाते हैं, इज्तिमा करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन उसका ईमान के ऊपर कितना यकीन है ये देखिएगा कि ये एक उर्दू अखबार में 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन का दिन था, उस वक्त इन्होंने ये अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छापा था। ये उर्दू अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इसके अंदर ये जनाब की खुद की तस्वीर है। ये वही जनाब है जिन्होंने 2014 के अंदर एक विशेष अखबार निकाला था, उर्दू के अंदर एक अखबार निकाला था और जो अखबार जिसने छापा था वो अबू बकर रहबर नाम के अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं। तो इन्होंने है तो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था और 2014 के अंदर ये अखबार रातों रात छापा गया था। इलेक्शन के एक रात पहले इसे बांटने के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि इम्तियाज जलील को क्यों नहीं वोट देना है करके। अब ये साहब जब इज्तिमा करते हैं, अपने घर में मौलानाओं को बुलाते हैं, तो इनका खुद का ईमान कितना कमजोर है आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए देखिएगा। इन्होंने लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है, ये इनकी हेडलाइन है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके, लेकिन मेरा मौत का, मेरी जिंदगी का फैसला जो है वो मेरा रब करता है। और अगर तेरा ईमान इतना कमजोर है तो दोबारा अपने घर के अंदर वो महफिल सजाना नहीं जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इज्तिमा लेता है, दीन हदीस की बातें करता है
اور وہاں پر لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا ہے. کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نریندر مودی کرے گا, چندرکانت کھیرے کرے گا, دیویندر فڈنویس کرے گا, یوگی کرے گا, یا میرا رب کرے گا. اس میں اگر تیرا ایمان اور اس کے ساتھ جو اور کوردگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصویریں دی ہے, اس میں ایک لوٹا کارندے کا یہ صالح حسن خان, اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے. تیسرا یہ ہے ظفر علی مرچنٹ, کہ عثمان آباد سے آ کے یہاں پہ جو پھڑپڑا رہا ہے اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا, تو 10 منٹ کے اندر اس نے بول دیا تھا کہ یہ پتھر امتیاز جلیل نے مارا تھا. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امتیاز جلیل تیرے گھر پہ پتھر مارنے کے لائق نہیں ہے. اس میں جس دن میری سن کی تو میں کیا کروں گا, ظفر مرچنٹ تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں, تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو ایک داڑھی, سفید داڑھی اور ٹوپی پہن کر, جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے 2014 میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے. اور ایک کوئی پرویز علی ہے جس کی ایک دکان یہاں پر کچھ کانچ وانچ کی دکان ہے, یا تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں. تو یہ جتنے کے جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لینا اگر ہماری قیادت نہیں آتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا کوردگلو جو ہے جس نے تو یہ اردو اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے, شعیب ہاشمی, اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا. اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالا, اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل کو یہاں سے ہرانا ہے کر کے. اب جو آنکڑے آ رہے ہیں, میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹیں جیت جاؤ, لیکن اورنگ آباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بڑھنا چاہیے, میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے.